Saru Pragya, media panelist, BJP Youth Wing, by Professor Dr. Shivani Raidala and Professor Dr. Lee Nusal. We would like to call upon Mr. Gopal Krishna Agarwal, National Spokesperson, BJP Economic Affairs. Thank you. नमस्कार। मंच पर यहाँ पर प्रोफेसर डी.के. बंदोपाध्याय जी, शेफाली रायजादा जी, प्रोफेसर लॉ स्कूल जिन्होंने ये कार्यक्रम को संचालित किया है, प्रोफेसर प्रसन्न आशु जी, शैलेंद्र सिंह जी, नोएडा अथॉरिटी का सोशल आउटरीच प्रोग्राम चाहे कोविड हो या उसके बाद देख रहे हैं, और यहाँ पर एमिटी लॉ स्कूल के प्यारे बच्चों, देखिए G20 के ऊपर पहले भी कई कार्यक्रम हुए हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। आप सबने सुना होगा कि 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी। क्योंकि मैं इकोनॉमिक अफेयर्स देखता हूं पार्टी में, तो मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे आप लोगों के कैरियर के लिए ये सब बातें आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। जो 2008 का इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, ऐसे ही एक प्रोग्राम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में ऑर्गेनाइज किया गया था। मुझे भी वहां बोलने के लिए बुलाया, तो शाम को मेरा शाम का वैलेडिक्टरी सेशन था। मैं वैलेडिक्टरी सेशन में बोलने के लिए आया, तो काफी स्टूडेंट्स वगैरह दिन भर से काफी देर से वो सुन रहे थे, और उसमें कुछ फॉरेनर्स भी थे, और वो बता रहे थे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, ऐसे उसके बाद हम लोगों ने टैकल किया, इस तरह से। तो मैंने एक कहानी उस वक्त मुझे ध्यान आई, मैं वो आपके सामने सुनाना चाहता हूँ, उसको G20 से उसके बाद जोड़ूंगा। कि मैंने कहा कि हम यहाँ पे ये लेसन्स लर्न पूरे विश्व में, अब ये लेसन्स लर्न फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस पे सारे लोग, इंटरनेशनल लोग हमें समझा रहे हैं। एक समय था कि एक आदमी का एक घोड़ा था, और वह घोड़ा बीमार हो गया। तो बीमार हो गया तो वो परेशान था कि इसका क्या करूं, मैं कैसे इसका इलाज करूं। तो उसका एक दोस्त था, उसको ध्यान आया कि उसके पास भी एक घोड़ा था, वह भी बीमार हो गया था। तो उसने उससे जाके पूछा कि तुम्हारा घोड़ा बीमार हो गया था, तुमने क्या किया? तो उसने कहा कि मैंने उसको ना टारपीन का तेल पिलाया था, कोई भी एक ये तेल पिलाया था। तो इसने कहा अच्छा, बहुत खुश हुआ, वापिस आया अपने घर में, अपने घोड़े को भी टारपीन का तेल पिला दिया, और उसका घोड़ा मर गया। वो बड़ा परेशान हुआ कि मेरा घोड़ा मर गया। वो उसके पास गया कि दोस्त तुम कैसे हो, तुमने मुझे बताया। बोला मेरा घोड़ा बीमार हुआ था, मैंने तो तुमने कहा टारपीन का तेल पिलाया था, मेरा घोड़ा तो मर गया। तो बोला मेरा भी मर गया था। तो बात ये, तुमने तो ये पूछा नहीं। तो 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद पूरे विश्व को जो अर्थव्यवस्था को कैसे चलाना सिखा रहे थे, कोविड के बाद उसी तरह की भारत की अर्थव्यवस्था को भी लोगों ने इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक व इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सबने सिखाने की कोशिश की कि भाई लिक्विडिटी क्रिएट कर दो, हेलीकॉप्टर मनी दे दो, इन्फ्लेशन की चिंता मत करो, बिल्कुल इस तरह से लिक्विडिटी क्रिएट करके बैंकों को इस तरह से काम करो। हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर पैकेज, हम लोग भी इसमें काफी काम कर रहे थे, आत्मनिर्भर पैकेज में एक अलग तरीके से पूरी तरह से कोविड की क्राइसिस को डील किया, और उसके कारण आज पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में देखिए, चाहे यूएस की अर्थव्यवस्था को देखेंगे तो वो इन्फ्लेशन 40 साल के बाद जैसी इन्फ्लेशन यूएस में हुई है, वैसी 40 साल बाद हुई है। यूरोप रिसेशन एक के बाद एक, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस रिसेशन में डूब रहा है। चाइना को लॉकडाउन के कारण अभी तक निकल नहीं पाया, और भारत की आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत इस तरह की अर्थव्यवस्था में मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ कि हमारी देश विश्व की सबसे तेज गति से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, रिसेशन से बाहर है, आउटलायर है, एफडीआई सबसे ज्यादा है। हमारी देश की अर्थव्यवस्था
5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि 2008 और 2023 में फर्क यह है कि भारत के अंदर वो स्वाभिमान नेतृत्व में है कि हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे, हम अपना रास्ता खुद देखेंगे, हम रास्ता अपना चुनेंगे। और ग्लोबल लीडरशिप के लिए आज अमृत काल में मैं यहाँ बता के जाना चाहता हूं कि भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तैयार है विश्व की लीडरशिप को एज्यूम करने के लिए। और यह हम लोगों के लिए बड़ी बहुत स्वाभिमान की बात है, आत्म सम्मान की बात है कि आज G20 उसका एक आउटकम है। अभी बंदोपाध्याय सर से मेरी बात हो रही थी कि क्या हम G20 ये तो एक आउटकम है, एक छोटी सी बात है। आप क्वेड मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म देख लीजिए, ब्रिक्स का मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म देख लीजिए, आसियान कंट्रीज में देख लीजिए। भारत को अपने आप में लीडरशिप के रोल में भारत ही नहीं पूरा विश्व इस बात के लिए मानने के लिए तैयार है कि भारत आने वाले समय में ग्लोबल लीडरशिप को एज्यूम करने के लिए तैयार है, उसकी कैपेसिटी है। और हमारे लिए आखिर यह सब बात तो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सेटअप में चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो और भी तरह की बातें, ये सारी बातें आप लोग प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं, आप जानते हैं, ग्लोबल इंटरनेट और गूगल का टाइम है, आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन अल्टरलाइंग बात यह है कि विश्व आज इस बात को मान के चल रहा है कि आने वाले 1-2 दशक में विश्व की आर्थिक व्यवस्था भारत की तरफ घूम रही है, भारत की तरफ, भारत उसको लीड करेगा और भारत अपने आप में तैयार है। हम सब लोगों को उस चीज को समझते हुए, तैयार करते हुए अपने कैरियर को उससे ओरिएंट करना चाहिए। किसी ने बोला कि मैं पॉलिटिक्स में कैसे एंटर कर सकता हूं। कई लोग सोचते होंगे कि विच कैरियर आई शुड आइडेंटिफाई। मैं तो ये बता रहा हूं G20 का जो डिक्लेरेशन है, दिल्ली डिक्लेरेशन, इसमें 2 चीजें हमें अल्टीमेटली देखना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की भी बात हुई है। आज भारत की जो पुरानी फिलॉसफी है, भारत का जो विचार है, भारत की जो संस्कृति है, उसको ग्राउंड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लेके आ गए। वसुधैव कुटुंबकम, वन फैमिली, वन नेशन, वन फैमिली, वन फ्यूचर। यह कॉन्सेप्ट को उन्होंने केवल शब्दों में नहीं ला डाला, बल्कि वैक्सीन मैत्री के अंदर पूरे विश्व को, जिस तरह से आईपीआर को हटा के पूरे विश्व के साउथ अफ्रीकन कंट्रीज को वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया फ्री में, और जिस तरह से कम दाम में प्रोवाइड किया, वो अपने आप में विश्व में अनोखा एग्जाम्पल है। कई कंपनी विदेश में चाहती थी कि हम लोग इससे पैसा कमाएं। भारत ने वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत ना केवल 230 करोड़ लोगों को यहाँ पे फ्री वैक्सीनेशन दिया, अपना डोमेस्टिक वैक्सीनेशन निकाला, बल्कि अफ्रीकन कंट्रीज को भी फ्री में और बहुत ही सस्ते दामों में वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया। अब उसके बाद एक और चीज हमें ध्यान में रखनी है कि ये तो पास बात हो गई, क्या अर्थव्यवस्था पड़ रही है वो बात है। डिजिटल पब्लिक, ये जो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह का सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, जिस तरह का टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन सोशल वेलफेयर, डायरेक्टली करप्शन फ्री डिलीवरी मैकेनिज्म के द्वारा भारत अपने सारे देश के क्षेत्र के लोगों को वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड करने में सफल हुआ है पिछले 9 साल में। ये अपने आप में एग्जाम्पल है, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन वो पूरा एग्जाम्पल है। और उसको आप केवल इस बार जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में पूरे विश्व को यह टेक्नोलॉजी देने के लिए भारत ने इसमें दिल्ली डिक्लेरेशन में पूरा एक चैप्टर निकाला है। हमें उसे पढ़ना चाहिए। वो टेक्नोलॉजी को देख के केवल यही नहीं है कि विश्व का इसमें फायदा होगा, भारत की इमेज बढ़ेगी, बट उसके लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए ग्लोबल लेवल पे इन चीजों को, टेक्नोलॉजी को ड्राइव करके, सोशल वेलफेयर की स्कीम्स को, टेक्नोलॉजी को ड्राइव करके स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टैंड अप इकोसिस्टम, दूसरा फिनटेक आदि माध्यम के साथ जो सोशल वेलफेयर इकोनॉमी को ड्राइव करेंगे, वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत पूरा चैप्टर में दिया है। उस कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए आज अपॉर्चुनिटी है हम सबके पास कि वी कैन डेवलप दैट कैपेसिटी। अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी की, फिनटेक की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, पूरा बजट में एक चैप्टर है प्रधानमंत्री जी ने इस बार के बजट में, फ्यूचर ओरिएंटेशन ऑफ बजट। तो कोई भी काम करते हैं विजन के साथ करते हैं, उसको इंप्लीमेंटेशन के लिए एक रोड मैप
तैयार करते हैं, उसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करते हैं। अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था जहां बढ़ रही है, भारत की जो विजन है लीडरशिप की, उसको हम समझ के अपने कैरियर को उसके साथ अलाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो मेरे ख्याल से हम अपने कैरियर को बहुत मजबूती से आगे बढ़ा पाएंगे। यहाँ पे लॉ के स्टूडेंट है, लॉ में मेरे ख्याल से और जो गवर्नेंस में बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी, इस तीनों चारों चीजों का कॉम्बिनेशन की बहुत शॉर्टेज है अभी भी भारत में। इसमें हम कैरियर ओरिएंट करेंगे तो हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा ओरिएंटेशन होगा। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तो हमने समझना चाहिए, उसके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए। ग्लोबल लेवल पे उस टेक्नोलॉजी को हम ग्लोबल अगर कैपेसिटी बिल्ड करते हैं तो हम इंटरनेशनल लेवल पे अपनी इन सर्विसेज को भी ले जा पाएंगे और इकोनॉमिक उसका आउटपुट तो रहेगा ही। लेकिन एक और G20 में एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव प्रधानमंत्री जी ने लिया है, वो भारत का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, वह है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और यह अपने आप में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो ब्लॉक, ये जो रीजनल सप्लाई चेन है और ग्लोबल सप्लाई चेन से डोमेस्टिक एमएसएमई इंडस्ट्री को, डिफेंस इंडस्ट्री को, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, चिप टेक्नोलॉजी को, इतने सारे सेक्टर्स को, स्पेस टेक्नोलॉजी को, इन सब सेक्टर्स को ग्लोबल सप्लाई चेन और रीजनल सप्लाई चेन से जब भारत की इकोनॉमी के साथ इसको जोड़ेंगे तो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक कॉरिडोर, 5,000 किलोमीटर का ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये अपने आप में भारत की इकोनॉमी को बहुत तेजी से ड्राइव करेगा। तो यह जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप, ये वाला भी चैप्टर हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए, कितना हमारी इकोनॉमी को आगे लेके जाएगा। तो G20 की ये जो आज यहाँ पे डिबेट, ये जो डिस्कशन है, उसमें मुझे लगता है कि दो चीजें हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखनी चाहिए। एक, यह जो मिडल ईस्ट, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसके कारण रेलवे, अभी परसों मैं देख रहा था कि जिस दिन ये अनाउंस किया गया ये दिल्ली डिक्लेरेशन में, उससे अगले दिन पूरा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के शेयर्स मल्टीपल टाइम्स जंप कर गए। कितनी अपॉर्चुनिटी, रेल सेक्टर के पूरे शेयर्स 15% एक एक दिन में जंप कर गए। कितनी अपॉर्चुनिटीज इकोनॉमी की वो क्रिएट करेंगे। ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो मैंने बात की वो भी मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। कुछ सेक्टर्स भी मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करके बताना चाहता हूँ जिसके ऊपर फोकस है, और जो देखिए अल्टीमेटली प्रधानमंत्री या भारत की जो नेतृत्व है वो इस बात को जानता है कि अगर ग्लोबल लीडरशिप हमें अज्यूम करनी है तो आर्थिक रूप से हमें बहुत मजबूत और बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिया को डेवलप करना पड़ेगा। उसके बगैर कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। तो इसलिए इकोनॉमिकली वी वांट टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, इकोनॉमिकली वी वांट टू progress. We have identified certain sectors which will propel the great growth for not only India but will also lead and catalyze the growth for the world. और उसमें क्योंकि हम एमईटी स्कूल में यह ऑर्गेनाइज किया गया है, गौतम बुद्ध नगर में रहते हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इकोनॉमिक ग्रोथ का जो प्रोपेल करने का बहुत बड़ा पोटेंशियल भारत की अर्थव्यवस्था को है, वह उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। और उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर बहुत बड़ा कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। जिस तरह का यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जिस तरह के हमारे पास लैंड रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्सेज है, जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अभी हो गई है, तो मुझे लगता है कि यह भी इंडिया की इकोनॉमी को बहुत तेजी से प्रोपेल करेगा और वह हम लोगों के लिए अमृत काल के अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान के रूप में रहेगा। तो मुझे यह बात आपके सामने कहनी थी। और लास्ट बात ये कहता हूं, it is not only, somebody was asking which are the important sectors for growth or development, तो उसमें ये बात मैं सामने कहना चाहता हूँ, it is not only one or two sector, you have to look after every sector. If you only focus on education, what about internal security, what about other infrastructure development, what about health? So there has to be a 360-degree orientation of the growth process or growth and development. इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भारत की सिक्योरिटी के अंतर्गत भी काम करें। और एक बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री पीछे इजराइल गए थे, हाइफा पोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड बहुत महत्वपूर्ण
स्पेस अज्यूम करता है। हाइफा, इजराइल में हाइफा पोर्ट का जो हमारा ट्रेड रूट है, जैसे हमने इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की है, दूसरे ट्रेड रूट पे भी सरकार नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत काम कर रही है। इजराइल से हाइफा पोर्ट का नेगोशिएशन किया है, ग्रीस के साथ एथेंस के पास एक जो पोर्ट है उसके लिए बात की है, स्विस कैनाल में कैसे हमारे ट्रेड रूट सिक्योर होंगे इसके ऊपर बात की है। तो द गवर्नमेंट इज लुकिंग आफ्टर 360 degrees on every sector. There is a good chance that India in this Amrit Kal will progress economically, and surely India has arrived. It's our privilege that we are in this present moment of time. Our future career is there when India is in a good juncture, at a historical juncture, when it can assume the global leadership on every factor. So I thank the MET International School, Law School and University for giving this opportunity. You should always get into different areas where the focus of the government and growth is there. Align your career with them, and definitely along with that career orientation, we will all get into the participate into the progress of the country. Thank you very much. मैं खत्म करने के पहले चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ जरूर नारा लगाएं, दोनों हाथ उठा के। हाँ, मेरे साथ बोलेंगे ना? भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। We have to do this. We all have to do this. Thank you very much.